यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है, हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक हैं। इलाचंद जोशी, धीरेन्द्र वर्मा, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ, मोहन राकेश। तो हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक हैं नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धा राम फुल्लौरी, मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, राम प्रसाद निरंजनी। तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धा राम फुल्लौरी। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घा है, सब रंग और कुछ राग निबंध के लेखक है। कमेंट करेंगे। अज्ञेय हैं जैनेन्द्र कुमार हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, मोहन राकेश हैं। तो सब रंग और कुछ राग निबंध के लेखक हैं अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय। इसके बाद अगला है, हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है विचार प्रवाह, पृथ्वी पुत्र, तब की बात और थी, क्षण बोले कण मुस्काए। तो हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह क्या है? तब की बात और थी। तब की बात और थी, ये हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है। विचार प्रवाह मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की है। क्षण बोले कण मुस्काए, ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, मंजीर के लेखक कौन हैं? गिरजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो मंजीर के लेखक हैं गिरजा कुमार माथुर। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेद युग से संबंधित है? कामायनी, पल्लव, साकेत, यामा। तो मेरे प्यारे बच्चों, साकेत महाकाव्य द्विवेद युग से संबंधित है। साकेत महाकाव्य द्विवेद युग से संबंधित है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है और ये छायावाद युग से संबंधित है। ठीक है। पल्लव सुमित्रानंद पंत का है और ये भी छायावाद युग से संबंधित है। यामा महादेवी वर्मा का है और ये भी छायावाद युग से संबंधित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? बावरा अहेरी, सुनहरे शैवाल, इत्यलम, रेणुका। तो रेणुका नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बावरा अहेरी, इत्यलम, सुनहरे शैवाल ये अज्ञेय की रचना है। रेणुका नहीं है तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला है, रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? घनानंद ने, भूषण ने, बिहारी ने या फिर सेनापति ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाकवि भूषण। इसके बाद है, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? चंद्रप्रभा, प्रादक्षिणा, सरयू पार की यात्रा, प्रेम प्रलाप। हाँ, प्रादक्षिणा और सरयू पार की यात्रा, प्रेम प्रलाप। तो प्रेम प्रलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, सरयू पार की यात्रा भी है, चंद्रप्रभा भी है। ठीक है। प्रादक्षिणा नहीं है तो आपका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रादक्षिणा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है,
निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश 10 अंक का है और ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप देख के जाइएगा। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन के अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो जहाँ पर देखिए राष्ट्र शब्द मिल गया है ना, पृथ्वी शब्द मिल जाए, जन शब्द मिल जाए, तो आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, देख लीजिए यहाँ पे, समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, इसकी करना है व्याख्या। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। राष्ट्रीय संस्कृत अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभाव को विस्मृत कर देना चाहिए और पारस्परिक प्रेम एवं व्यवस्था में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार के समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुख जीवन व्यतीत करने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है। तो अभी आपने पढ़ा था विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना जंगल एवं समुद्र से की गई है। अदम्य और अविरोधी शब्द का अर्थ लिखिए। तो अदम्य का अर्थ होता है प्रबल या प्रचंड, अविरोधी का अर्थ होता है विरोध ना करने वाला। इसके बाद अगला प्रश्न है, जंगल और राष्ट्रीय जीवन में क्या समानता है। तो जंगल और राष्ट्रीय जीवन में यह समानता है कि इसमें विविधता होते हुए भी एकता रहती है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की पुरस्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गया और दिनों दिन की धूमधाम भी मिट गया। देखिए यहाँ पर अशोक शब्द मिल गया है, तो समझ जाइए अशोक के फूल से लिया गया है, ठीक है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो अशोक के फूल है और लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर व्याख्या किसकी करना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि सब कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद सामंत सभ्यता की पुरस्कृत रुचि का प्रतीक कौन है, अशोक का वृक्ष। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई। तो लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। इसके बाद में है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है। तो लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई। इसके बाद है चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी होए ना ये तुझसे अन्य बातें, हमारी राधा पवन से कहती है कि हे पवन, यदि तुमसे मेरी अन्य सारी बातें पूरी ना हो पाएँ तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो और चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और मेरे प्यारे श्री कृष्ण के कमल को छू करके, कमल रूपी चरणों को छू करके प्यार के साथ लौट आओ। जी जाऊंगा हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके जीवित रह जाऊंगी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, पवन दूतिका से, और कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोद। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है, ठीक है। कमल पग में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। नायिका किससे और क्या विनती कर रही हैं, तो नायिका पवन से विनती कर रही है कि वह उनकी बातें मान ले और उनके प्यारे कमल पग को छूकर लौटे।
इसके बाद अगला है, नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है। तो नायिका पवन को अपने प्यारे के कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पाठ का नाम है श्रद्धा मनु और कवि हैं जयशंकर प्रसाद। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, इसकी करना है आपको व्याख्या। तो व्याख्या देख लीजिए। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि जिस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर के समाप्त होने पर नवीन प्रभात का उदय होता है, उसी प्रकार दुख के अंतिम क्षण बीतते ही सुख अपने आप समीप आ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा ने निराश मन में आशा का संचार किया है। इसके बाद है विकसता तथा अभिशाप शब्दों के अर्थ। तो विकसता का अर्थ है खिलना या उगना, और अभिशाप का मतलब होता है शाप या कष्ट। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जगत की ज्वालाओं का मूल रहस्य से कवि का क्या आशय है। तो जगत की ज्वालाओं का मूल से कवि का आशय है कि जो कठिनाइयाँ और दुखद स्थितियाँ जीवन में आती हैं, उन्हें एक नकारात्मक अनुभव के रूप में न देखकर उन्हें ईश्वरीय वरदान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये कठिनाइयाँ जीवन के विकास और आत्मसमर्पण का हिस्सा हैं। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में और 5 अंक का। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई। तो जीवन परिचय का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, और आपको हेडिंग डाल के जीवन परिचय लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय, और फिर साहित्यिक परिचय लिख देना है। फिर आपको रचनाएं डाल के लिख देना है, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। शब्द सीमा है 80 शब्द और 5 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का है, तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, और फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, और रचनाएं डालेंगे। फिर 6 नंबर है, पंचलाइट कहानी का सारांश। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, अथवा कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता, अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। तो अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। तो पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कैसे लिखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है। तो ये खंडकाव्य है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद खंड खा है। प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ से आपको 7 अंक मिलेंगे, 2 संदर्भ के लिए और 5 अनुवाद के लिए, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य पद्य में ललित भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, क्षमा क्षमा निंदा ना करना, क्षमा करना आदि अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके है, ठीक है। तो जिस प्रकार धनिकों का जीवन होता है, वैसा भी तुम्हारा जीवन होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा है मैत्री, जिस प्रकार धनिकों का जीवन होता है, वैसा तुम्हारा जीवन होगा। धन अमरता प्राप्त का साधन नहीं है। मैत्री ने कहा, जिससे मैं अमर ना हो सकूंगी, उससे मैं लेकर क्या करूंगी। हे भगवान, यदि आप कोई केवल अमरता प्राप्त का साधन जानते हो, उसे हमें बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिय, तुम पहले भी मेरी प्रिय रही हो, और अब भी प्रिय अर्थात अच्छी लगने वाली बातें कर रही हो। आओ बैठो, मैं तुमसे अमरता प्राप्त के साधन की व्याख्या करता हूँ। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञा नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद में है खा नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मत्ता गजेंद्र हाथी मस्त हो रहे हैं, मुझता गवेंद्र साढ़ प्रसन्न हो रहे हैं, वनेश विक्रांतरा मृगेंद्रा। और मृगेंद्रा माने क्या होता है, शेर वनों में अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा पर्वत सुंदर हैं, निर्भता नरेंद्र राजा शांत हैं, प्रकीर्तो वारिधुरो सुरेंद्रा। और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। ठीक है। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें और चाहे प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या फिर अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो या फिर युगों के बाद हो। ठीक है। धैर्यशाली पुरुष न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। यहाँ से आपको 4 अंक मिलेंगे। ठीक है। संस्कृत गौरवम दृष्टवा दंडिना किम उक्तम, तो ये उसका उत्तर है। 2 प्रश्न करने हैं, 4 अंक मिल जाएंगे यहाँ से। इसके बाद 10 का का, खा और गा है। श्रृंगार रस, करुण रस, यमक अलंकार, संदेह अलंकार, चौपाई छंद, कुंडलिया छंद। ठीक है। यहाँ से आपको 6 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर। साहित्य और समाज, प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 का पहला है, नैनम का संधि विच्छेद तो ने प्लस अनम होता है। कलाविव का संधि विच्छेद होता है कला प्लस यु। ठीक है। फिर है वृद्धा का संधि विच्छेद तो होता है वृद्ध प्लस धा। क्या होता है, वृद्ध प्लस धा। वृद्धा का संधि विच्छेद होता है वृद्ध प्लस धा। निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखना है। तो अनुरूपम में अव्ययीभाव समास है, श्रेष्ठ पुरुषा में कर्मधाराय है और मीनाक्षी में बहुव्रीहि है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो रूपवती में रूप शब्द है मतु प्रत्यय है, मानवता में मानव शब्द है तल प्रत्यय है, श्रीमती में श्री शब्द है मतु प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय, तो पशुता में क्या है, पशुता है तल प्रत्यय है, दीनता में दीन शब्द है तल प्रत्यय है, और महत्व में महत्व शब्द है तो प्रत्यय है। इसके बाद खा नंबर दिया हुआ है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक यहाँ से मिलेंगे। आकाशे छात्रे समम स्नाति। ठीक है। तो सह युक्ते प्रधाने सूत्र से तृतीया विभक्ति है, श्री गणेशाय नमः, इसमें चतुर्थी विभक्ति है।